हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। तो आज हम शुरू करेंगे सीआरपीसी का रिवीजन। तो सीआरपीसी का रिवीजन शुरू करेंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। अगर आपने मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि आपको जो नई वीडियोज़ में डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं। सेक्शन 1, टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो ये होल ऑफ इंडिया में अब अप्लाई होता है सीआरपीसी। इसका नाम पूरा नाम है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। होल ऑफ इंडिया में अप्लाई होगा। ये पुराना एक्ट है मेरा, तो इसमें जम्मू और कश्मीर भी लगा हुआ है, मगर अब जम्मू और कश्मीर में अप्लाई नहीं, अब जम्मू और कश्मीर में अप्लाई होता है ये। ठीक है। और हाँ, ये इसके जो चैप्टर हैं इसके चैप्टर 8, 10th और 11th चैप्टर वो स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज़ में लागू नहीं होते हैं। और जो इसमें हमें आगे दे रखा है कि ट्राइबल एरियाज़ वो ट्राइबल एरियाज़ माने जाएंगे जो 21 जनवरी 1972 से पहले असम में ट्राइबल एरियाज़ में जोड़ दिए गए थे। और इसमें शिलोंग की म्यूनिसिपैलिटी नहीं जुड़ती है, इसमें सिर्फ असम की ट्राइबल एरियाज़ हैंगे और जो 21 जनवरी 1972 से पहले जोड़ दिए गए थे। इसकी हमारे सीआरपीसी की एनफोर्समेंट डेट है 1 अप्रैल 1974 और इनेक्टमेंट डेट है 25 जनवरी 1974। ठीक है। अब आ जाते हैं सेक्शन 2 पे। इसमें एक्सप्लेनेशन में दे रखा है और जो क्या कहते हैं, अगर स्टेट चाहे तो वो इसे अमेंड कर सकती है और उसके अमेंड के 3 प्रोसीजर होंगे। वो है कॉन्सिक्वेंशियल मॉडिफिकेशन, इंसिडेंटल मॉडिफिकेशन और सप्लीमेंटल मॉडिफिकेशन। ठीक है। अब आते हैं आगे। इसमें हमें 2A में दे रखा है बेलेबल ऑफेंस। 2A में हमें बेलेबल ऑफेंस दे रखा है और इसी में ही हमें नॉन बेलेबल ऑफेंस भी दे रखा है। बेलेबल ऑफेंस वो हैं जो फर्स्ट शेड्यूल में दे रखे हैं हमें। ठीक है। और या फिर उन्हें बेलेबल बना रखा है किसी लॉ द्वारा, एनी अदर लॉ। 2B में हमें दे रखा है चार्ज। इसमें हमें चार्ज की हेडिंग नहीं दे रखी, मगर इसमें बस हमें बता रखा है कि अगर बहुत सारे चार्ज होंगे, कंटेन मोर हेड्स देन वन, तो उन्हें भी चार्ज माना जाएगा। ठीक है। 2C में हमें कॉग्निजेबल ऑफेंस दे रखा है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या है कि इसमें जो है पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। पुलिस इन विच अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट और इन अकॉर्डेंस विद फर्स्ट शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल में जो दे रखे हैं उनके हिसाब से, और पुलिस ऑफिसर जो है विदाउट अरेस्ट विदाउट वारंट कर सकता है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस या कॉग्निजेबल केस होते हैं। और 2D में हमें कंप्लेन दे रखे हैं। कंप्लेन जो है एलिगेशन होती है जो कि ओरली या राइटिंग में हो सकती है मजिस्ट्रेट को, और इसमें पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। ठीक है। आगे चलते हैं। हाई कोर्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इंडिया भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इंक्वायरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इंक्वायरी में हमें क्या दे रखा है, इसमें बस हमें याद करना अदर देन अ ट्रायल, कि ट्रायल को छोड़ के जो भी मजिस्ट्रेट कंडक्ट करवाएगा वो इंक्वायरी होगी, जो कि 2G में हमें दे रखी है। ठीक है। अब आता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर हु इज़ ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट। 2H में हमें इन्वेस्टिगेशन दे रखी है। ठीक है। 2I में हमें जुडिशल प्रोसीडिंग दे रखी है। जुडिशल प्रोसीडिंग जो है उसमें हमें दे रखा है कि एनी प्रोसीडिंग इन विच एविडेंस इज टेकन लीगली ऑन ओथ, कि ऐसी कोई प्रोसीडिंग जिन पे एविडेंस लिए गए हैं लीगली ओथ पे। 2J में हमें लोकल ज्यूरिडिक्शन दे रखी है। इसमें बस यही याद करना है, लोकल ज्यूरिडिक्शन मेट्रोपॉलिटन एरिया 2K जो हमें सेक्शन 8 में बताया गया है। 2L में है नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल हमें बताया था 2C में, और हमारा नॉन कॉग्निजेबल है 2L में। तो एक नॉन कॉग्निजेबल वो होते हैं जिसमें पुलिस के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती विदाउट अरेस्ट विदाउट वारंट। इसमें पुलिस वालों को
वारंट की ज़रूरत होती ही है। 2N में हमें ऑफेंस दे रखा है। ऑफेंस क्या होगा? जो कि पनिशेबल बाय एनी लॉ होंगे, ठीक है, वो ऑफेंस होगा। और इसमें कैटल ट्रेसपास एक्ट भी आता है, सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट, ठीक है। अब आते हैं 2O में ऑफिसर इंचार्ज। क्या होगा? वो होगा जो कोई भी ऑफिसर इन्होंने लगा रखा है या फिर कांस्टेबल से ऊपर की रैंक वाला, अगर वो जो इन्होंने पुलिस पुलिस ऑफिसर इन पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज जो लगा रखा है, अगर वो नहीं होता है तो अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल वो ऑफिसर इंचार्ज बन सकता है उस पुलिस स्टेशन का। 2Q में हमें प्लीडर दे रखा है। 2R में दे रखी है हमें पुलिस रिपोर्ट, जो कि सेक्शन 173 क्लॉज 2 में है। 2S में पुलिस स्टेशन। 2U में पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो कि सेक्शन 24 द्वारा बताया गया है। 2W में समन केस। और 2WA में विक्टिम। और विक्टिम टू समन केस वो होते हैं जो वारंट केस नहीं होते, नॉट बीइंग अ वारंट केस। और हमें 2X में बता रखा है वारंट केस। 2WA में विक्टिम बता रखा है हमें। विक्टिम की जो क्या कहते हैं, जो आया था ये 31/12/2009 को आया था, विक्टिम अमेंडमेंट से जो आया था। और वारंट केस जो है, वारंट केस जो है वो केस होते हैं जो कि डेथ से पनिशेबल है या फिर 2 साल से ऊपर की पनिशमेंट जो जिन भी केसों में होगी वो वारंट केस होंगे। सेक्शन 3 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर हाँ इसमें कंस्ट्रक्शन बता रखा है कि अदर आउटसाइड मेट्रोपॉलिटन एरिया जुडिशल मजिस्ट्रेट होगा, इनसाइड जो होगा वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा। कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें नहीं बता रखी। सेक्शन 4 भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें बता रखा है कि ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर आईपीसी एंड अदर लॉ, तो जो भी आईपीसी के लॉ होंगे उन्हें इंक्वायर्ड इनटू, ट्राइड और डेल्ट इस कोड के द्वारा किया जाएगा। सेक्शन 5 इम्पोर्टेंट नहीं है। सेक्शन 6 इम्पोर्टेंट है, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड। तो क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड कौन कौन सी होंगी? ये पहली तो होगी कोर्ट ऑफ सेशन, दूसरी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। सेक्शन 7 में बता रखा है टेरिटोरियल डिवीजन। टेरिटोरियल डिवीजन में बस इतना याद रखना है कि हर सेशन डिवीजन में एक सेशन होगी, और हर डिस्ट्रिक्ट में भी एक सेशन हो सकती है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है हाई कोर्ट की कंसल्टेशन ले सकती है, किसी भी डिवीज़न और सब डिवीज़न को ऑल्टर कर सकती है उसकी लिमिट को। स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। सेक्शन 8 में हमें मेट्रोपॉलिटन एरिया बता रखा है कि अगर 1 लाख से ज़्यादा हो गई किसी सिटी की, किसी टाउन की या किसी सिटी की पॉपुलेशन, तो उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो उसकी लिमिट जो है ऑल्टर कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है। और अगर एक और अगर 1 मिलियन से अगर कम हो जाता है, 10 लाख या 1 मिलियन से कम हो जाती है पॉपुलेशन, तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं माना जाएगा। सेक्शन 9 में हमें बता रखा है कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन में हमें ये बता रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है कोर्ट ऑफ सेशन एस्टेब्लिश करेगी, और जो इसमें जज होंगे वो हाई कोर्ट द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, और एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज भी हाई कोर्ट द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। और सेशन जज जो है एक सेशन का दूसरे डिवीज़न में असिस्टेंट या एडिशनल सेशन जज हो सकता है अगर हाई कोर्ट चाहे तो। और अगर क्या कहते हैं सेशन जज नहीं है तो, और कोई अर्जेंट एप्लीकेशन आ जाती है, तो हाई कोर्ट उसके लिए अपॉइंटमेंट करेगा। और सेशन जज नहीं है तो पहले एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज होंगे, और असिस्टेंट सेशन जज और एडिशनल सेशन जज नहीं है तो सीजेएम होगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और अगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी नहीं है तो एवरी जज, ठीक है, एवरी सच जज इसमें दे रखा है। एवरी सच जज, एडिशनल सेशन जज, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि मैं सेक्शन में क्या क्या पढ़ के आपको बता रहा हूँ।
ठीक है, इसमें मैं आपको सेक्शन का जिस्ट बता दूंगा, पूरा पढ़ने में तो बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि। अब आते हैं सेक्शन 10 में, इसमें आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज। तो जो भी असिस्टेंट सेशन जज होंगे वो सबऑर्डिनेट होंगे सेशन जज के, और सेशन जज ही इसमें बताएगा कि उनके उनके क्या काम है। सेशन जज ही उसे मतलब टाइम टू टाइम उन्हें बता में रूल्स बनाता रहेगा। अब आ जाते हैं सेक्शन 13 पर डायरेक्ट, स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट। तो अगर अगर क्या कहते हैं, इसमें बता रखा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करे हाई कोर्ट से, ठीक है, तो हाई कोर्ट क्या कहते हैं, किसी भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की पावर या फिर किसी भी जुडिशल मजिस्ट्रेट की पावर किसी एक पर्सन को दे सकता है। और वो पर्सन को क्या कहते हैं, स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए लीगल अफेयर्स की, और वो गवर्नमेंट में ऑफिस उनने होल्ड कर रखा होना चाहिए। इसकी दो कंडीशंस हैं कि उसके पास लीगल अफेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशंस और लीगल अफेयर्स में क्या कहते हैं उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कोई गवर्नमेंट पोस्ट उनने होल्ड कर रखी होनी चाहिए पहले। तो उसे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना दिया जाएगा, जो कि 1 साल के लिए होगा। ठीक है, तो उसे 1 साल के लिए नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना दिया जाएगा। अब आते हैं सेक्शन 24 पे। इसमें सेक्शन 18 में बता रखा है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जैसे इसमें अभी बताया था वैसे ही मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बना दिया जाएगा 1 साल के लिए। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 24 पे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसमें बता रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है कंसल्ट करेगी हाई कोर्ट से कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट किया जाए, और अपॉइंट किया जाए कितने भी 1 या 1 से ज़्यादा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम क्या होगा, वो प्रोसिक्यूशन, अपील या अदर प्रोसीडिंग में मतलब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से क्या और विक्टिम की तरफ से केस लड़ेगा। और इसमें बता रखा है कि जो डीएम होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, वो सेशन जज की कंसल्टेशन करेगा और एक पैनल बनाएगा नेम्स का। ठीक है, और उन नेम्स के जो पैनल बनाने के बाद जिन जिन का उनमें नाम होगा वो अपॉइंट किए जाएंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और जिन भी पर्सन का इसमें नाम नहीं होगा वो इसमें वो अपॉइंट नहीं किए जाएंगे। और इसमें जो नेक्स्ट बता रखा है कि अगर कोई स्पेशल काड्रे है, इसमें स्पेशल कैडरे है इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, ये 5 तक तो हो गया, 6, हाँ। तो इसमें ये बता रखा है कि अगर स्पेशल कैडरे है क्या कहते हैं, नाम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैनल नाम का पैनल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप स्पेशल कैडर में से उन्हें अपॉइंट कर सकते हैं। और अगर स्पेशल कैडर में नहीं है कोई पर्सन जो नहीं है, लगता है कि कोई पर्सन नहीं है जो अपॉइंट हो सकता है, तो डीएम क्या कहते हैं, फिर लिस्ट बनाएगा नेम्स की, और उसी और कंसल्टेशन विद सेशन जज, और उसके हिसाब से फिर अपॉइंट किए जाएंगे पर्सन। और इसमें जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी ये है कि इसमें प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट नॉट लेस देन 7 ईयर्स। ठीक है, तो 7 साल से मतलब मिनिमम 7 ईयर्स की प्रैक्टिस का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 10 साल का बना रखा है, मिनिमम 10 ईयर्स का होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर पे। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करेगी हर डिस्ट्रिक्ट के लिए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और इसमें कोई भी पुलिस ऑफिसर एलिजिबल नहीं होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए। और अगर डीएम चाहे, अगर डीएम चाहे तो किसी को अपॉइंट कर सकता है, किसी डीएम किसी पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है, मगर वो पुलिस ऑफिसर जो है वो पुलिस ऑफिसर नहीं होना चाहिए जो उस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और या फिर वो इंस्पेक्टर की रैंक से बिलो का नहीं होना चाहिए। अब इसमें आता है 25A डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो इसे स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को, और इसमें डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे और डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे।
और इसमें जो है पर्सन एलिजिबल प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट नॉट लेस देन 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स का इसमें एलिजिबल क्राइटेरिया दे रखा है, जो कि होगा डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। और इसके जो चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के, वो इसकी अपॉइंटमेंट करेंगे। और जो हेड होगा इसका, उसका नाम दे रखा है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल संभालेगा वो होगा डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, जो कि होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल में होगा। और डेप्यूटी डायरेक्टर जो होगा वो डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन के सबऑर्डिनेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 26 पे, कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्रायबल। तो इसमें बता रखा है कि जो भी ऑफेंस आईपीसी में दिखाए गए हैं वो हाई कोर्ट द्वारा, सेशन कोर्ट द्वारा, और जो भी फर्स्ट शेड्यूल में ऑफेंस जो दिखाए गए हैं वो सब क्या कहते हैं, ट्राइबल होंगे हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट या एनी अदर कोर्ट द्वारा। और इसमें जो भी केस हैं 376 ABCDE ये सब जो केस हैं इसमें 376 के, ये सब अगर प्रैक्टिस होगी तो, अगर जहाँ तक मुमकिन है मतलब वहाँ तक वुमेन द्वारा प्रिसाइड किए जाएंगे, जो जज होगी वो वुमेन जज होगी। और सेक्शन 27 में जुवेनाइल्स का हमें बता रखा है कि अगर कोई पर्सन जो है 16 ईयर से कम का है और उनने ऑफेंस कमिट किया है, ऑफेंस मतलब वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि या एक तो डेथ उसकी पनिशमेंट है या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है उसकी पनिशमेंट, वो ऑफेंस ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन है कि वो 16 साल का व्यक्ति होना चाहिए। और अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो वो पर्सन जो है सीजीएम द्वारा ट्रायबल होगा उसका केस, और या फिर कोई ऐसी कोर्ट द्वारा ट्रायबल होगा जो कि चिल्ड्रन एक्ट द्वारा एम्पावर की जाएगी, जो कि इनके ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग और रिहेबिलिटेशन के लिए होगी। ठीक है, सेक्शन 28 में आते हैं कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट कौन कौन सी सेंटेंस पास कर सकते हैं। अभी 28 में ये बता रखा है हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट, और 29 में हमें बता रखा है जो मजिस्ट्रेट्स होते हैं उनकी। तो सेशन को तो हाई कोर्ट क्या कहते हैं, कोई भी सेंटेंस पास कर सकती है। और इसमें दूसरा हमें बता रखा है कि सेशन कोर्ट जो है कोई भी सेंटेंस पास कर सकती है, मगर डेथ सेंटेंस जो है इन कन्फर्मेशन विद हाई कोर्ट के, अगर डेथ सेंटेंस देते हैं तो हाई कोर्ट से उसकी कन्फर्मेशन लेनी होगी। ठीक है, और असिस्टेंट सेशन जज के लिए जो बता रखा है, असिस्टेंट सेशन जज जो है डेथ इम्प्रिजनमेंट को छोड़ के और लाइफ इम्प्रिजनमेंट को छोड़ के और 10 साल तक की सज़ा वो सुना सकता है। ठीक है, 29 में हमें बता रखा है कि मजिस्ट्रेट कौन कौन सी सज़ा सुना सकते हैं। तो इसमें सीजीएम जो है 7 साल तक की सज़ा सुना सकता है, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है 3 साल तक की सज़ा सुना सकता है, 10,000 रुपये का जुर्माना, और मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो है 5,000 रुपये तक का जुर्माना और 1 साल की सज़ा सुना सकता है। सेक्शन 30 में आते हैं कि डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ फाइन। तो इसमें हमें जो है जब आईपीसी में पढ़ते हैं डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ फाइन, फाइन वाला सेक्शन है 63 से 70 तक, तो उसमें आता है डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ फाइन। तो इसमें जो है एक 1/4 सज़ा दी जाती है। ठीक है, और मजिस्ट्रेट जो है इसमें डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ फाइन में अगर मजिस्ट्रेट सज़ा दे रहा है तो वो मजिस्ट्रेट होना चाहिए जो सज़ा देने के लिए कॉम्पिटेंट है। अगर मान लो 20 साल की सज़ा है और मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है 3 साल के लिए, तो कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट को डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ फाइन की सज़ा सुनाई जाएगी। इनकॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, इसमें ये बताया गया है। अब आते हैं 36 पे डायरेक्ट। पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस। तो पुलिस ऑफिसर अबव ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हैव पावर टू लोकल एरिया टू विच दे आर अपॉइंटेड। ठीक है, जिसमें वो अपॉइंट किए जाएंगे, तो उनके जितनी पावर हो किसी भी पुलिस के ऑफिसर के पास। 37 में हमें बता रखा है कि व्हेन ओ पब्लिक टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस। तो पब्लिक को मजिस्ट्रेट और पुलिस की मदद करनी चाहिए, इसमें शैल है। एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट मजिस्ट्रेट, इसमें देखो बाउंड टू असिस्ट है, इसमें शैल है ये।
कि आपको अगर पुलिस और मजिस्ट्रेट हेल्प मांग रहे हैं तो आपको उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। ठीक है। और किन किन मामलों में आप हेल्प उनकी कर सकते हैं, अगर वो आपसे कहें, आप अगर कोई इसमें टेकिंग और प्रिवेंशन द एस्केप ऑफ एनी अदर पर्सन। ठीक है, तो कोई अगर पर्सन की टेकिंग करे जा रही है या फिर उसकी प्रिवेंटिंग कर रहे हैं एस्केप से, और कोई मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस वाला ऑथराइज जो है उसे अरेस्ट करने के लिए अगर वो आपसे हेल्प मांगता है तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। और ये शैल है। प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस। तो पीस को ब्रीच अगर हो रहा है, मतलब दंगे वंगे करने की कोशिश कर रहे हैं और उसका प्रिवेंशन या सप्रेशन करने में पुलिस वाला आपसे हेल्प मांग रहा है तो आप उसकी हेल्प करेंगे। या फिर इंजरी पहुंचाई जा रही है रेलवे, कैनल या टेलीग्राफिक या पब्लिक प्रॉपर्टी को, तो उसकी प्रिवेंशन के लिए आपको हेल्प करनी पड़ेगी पुलिस की, अगर पुलिस वाला हेल्प मांगता है तो। ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 41 पे। बढ़िया सेक्शन जो है, चैप्टर 5, व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, कि पुलिस कब आपको अरेस्ट कर सकती है बिना किसी वारंट के। ठीक है, इसमें कुछ कंडीशन दे रखी है कि पुलिस जो है किन किन मामलों में अरेस्ट कर सकती है। अगर आपने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया पुलिस के सामने, या फिर उसके पास रीजनेबल कंप्लेन है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है, या रीजनेबल सस्पिशियस है, रीजनेबल सस्पिशन है कि आपने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है जो कि 7 साल से अधिक या 7 साल से कम का है। पुलिस ऑफिसर के पास अगर कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन मिली है कहीं से तो वो आपको अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। या फिर पुलिस वाले को कोई शक होता है तो भी वो आपको अरेस्ट कर सकता है। अगर पुलिस ऑफिसर को ये अगर कंडीशन पता चल गई तो वो आपको अरेस्ट कर सकता है कि अगर कोई पर्सन क्राइम कमिट करने जा रहा है, पुलिस वाला उसे रोकते टाइम उसे अरेस्ट कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन के लिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या कहते हैं, पुलिस वाला अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। प्रिवेंटिंग सच पर्सन कॉजिंग एविडेंस टू डिसअपियर, अगर कोई पर्सन एविडेंस को डिसअपियर करने की कोशिश कर रहा है तो पुलिस वाला उसे अरेस्ट कर सकता है। प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन। प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कि कोई इंड्यूसमेंट या थ्रेट कर रहा है किसी पर्सन को और कि उस पर्सन को फैक्ट पता है उसके केस के, और वो केस बताने जा रहा है पुलिस वालों को, और जिस पर्सन ने कोई क्राइम कमिट करा है और वो पर्सन उसे थ्रेट कर रहा है या प्रॉमिस कर रहा है कोई कि फैक्ट मत बता, तो पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। और इसमें नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है कि अगर क्या कहते हैं कोई पर्सन को पुलिस वाला अरेस्ट करता है और तो उसे अपने रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, और पुलिस वाला अगर किसी पर्सन को अरेस्ट नहीं करता है तो भी उसे अपने रीजन जो है रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है उसे भी अरेस्ट कर सकता है, कि अगर किसी पर्सन के पास उसने सस्पेक्ट करा है कि कोई स्टॉलन प्रॉपर्टी मिली है तो भी उसे अरेस्ट कर सकता है। पुलिस ऑफिसर को ड्यूटी में ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है तो भी उसे अरेस्ट कर सकता है। सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग डेजर्टर फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस, अगर आर्म्ड फोर्सेस का डेजर्टर है तो उसे वो अरेस्ट कर सकता है पुलिस ऑफिसर। और अगर कोई रिलीज्ड कॉन्विक्ट है जिसने ब्रीच ऑफ रूल करे हैं सेक्शन 356 क्लॉज 5 में, तो भी वो उसे अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, इसमें 41A है नोटिस। 41A है नोटिस, अगर किसी पर्सन को अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि उनने कोई क्राइम तो कर दिया है मगर आपने उसे नोटिस दिया और वो उस नोटिस पे मान गया आने की और सारी बात मान रहा है वो आपसे, तो उसे अरेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें ये बता रखा है, अरेस्ट ऑफ पर्सन नॉट रिक्वायर्ड, इशू नोटिस डायरेक्टिंग पर्सन अगेंस्ट whom credible complaint has made or credible information received suspicion that he has committed cognizable offence to appear at such place specified in notice। तो नोटिस में स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपको इस जगह पे आना है। ठीक है, और नोटिस जो है उस पर्सन, और वो पर्सन क्या कहते हैं ड्यूली कंप्लाई कर रहा है उस नोटिस से तो कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर वो पर्सन कंप्लाई नहीं करता है तो पूरी पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है। और अगर
persons fail to comply with terms of notice and willing to identify himself, पुलिस में पास competent court arrest for the offence specified in the notice। तो वो specified जो crime है उसमें notice में, उसके लिए पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है। 41B में हमें दे रखा है प्रोसीजर एंड ड्यूटीज़ ऑफ अरेस्ट। तो इसमें प्रोसीजर क्या होगा, पुलिस की ड्यूटीज़ है। तो पुलिस वाले को एक एक्यूरेट या विजिबल क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम लगानी पड़ेगी। आपने देखा होगा पुलिस वाले की यूनिफॉर्म में उसका नाम होता है ताकि इजी आइडेंटिफिकेशन हो सके। और उसे एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाना पड़ेगा जिसमें कि एक फैमिली मेम्बर को अटेस्ट करना पड़ेगा, उसमें उसके साइन करवाने पड़ेंगे, या फिर लोकेलिटी के किसी रेस्पेक्टेबल पर्सन के साइन करवाने पड़ेंगे। और उस पर्सन जो अरेस्ट किया गया है उसे बताने पड़ेंगे उसके राइट्स क्या हैं और जो उन्होंने क्राइम करा है वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। 41C में कुछ नहीं है, बस कंट्रोल रूम बता रखा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट लेवल पे कंट्रोल रूम होंगे जो कि इन्फॉर्मेशन लेंगे कि कहाँ कितने स्टेशनों पे क्या क्या क्राइम हुआ है और किस किस तरीके का क्राइम हुआ है, और जिसने अरेस्ट करा है उन सब के भी नाम लिए जाएंगे। 41D में हमें दे रखा है कि 41D में हमें दे रखा है कि जो अरेस्टेड पर्सन है उसके पास एडवोकेट का राइट है ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। मगर इसमें एक बात और दे रखी है, बट नॉट थ्रू आउट इंटेरोगेशन, के उसके पास राइट तो है इंटेरोगेशन के दौरान, मगर नॉट थ्रू आउट इंटेरोगेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें 41D हो गया। 42 अरेस्ट ऑन रिफ्यूज़ल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। तो अगर पुलिस वाला आपसे नेम और रेजिडेंस मांग रहा है और आप उसे क्या कहते हैं नेम और रेजिडेंस नहीं दे रहे हैं, अपना झूठा बता रहे हैं, या फिर तो पुलिस वाला आपको अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, या फिर आपने कोई नॉन कॉग्निजेबल क्राइम करा और पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया और आप उसे गलत नाम या अपना एड्रेस गलत बता रहे हैं, या फिर पुलिस वाला बिलीव करता है कि ये गलत है, तो वो पुलिस वाला आपको अरेस्ट कर सकता है। और अगर जैसे ही आप उसे अपना सही नाम बता देंगे तो 24 घंटे के अंदर पुलिस वाला आपको टाइम देगा कि बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दिए जाएं, और सफिशिएंट श्योरिटी मिलने के बाद आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाए। ठीक है। सेक्शन 43 पर्सन अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑफ सच अरेस्ट। तो इसमें क्या कहते हैं, कोई प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है। एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट एनी पर्सन हु कमिट्स नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो वो ऑफेंस नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल होने चाहिए, और या फिर वो कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या भगौड़ा होना चाहिए, और उसे पकड़ के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे उसे पहुंचा दे। और जैसे ही वो उसे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे पहुंचाएगा तो पुलिस ऑफिसर उसे री अरेस्ट करेगा सेक्शन 41 के हिसाब से, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि। ठीक है। और इसे पर्सन ने अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करा है और वो अपना क्या कहते हैं नाम और पता गलत बताने की कोशिश कर रहा है, तो पुलिस ऑफिसर सेक्शन 42 के हिसाब से उसे डील करेगा। और अगर कोई सफिशिएंट रीज़न नहीं है, उस पर्सन को अरेस्ट करके लाए हैं और कोई सफिशिएंट रीज़न नहीं मिलता है, तो पुलिस ऑफिसर उसे रिलीज़ कर देगी। 44 में बता रखा है अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो इसमें मजिस्ट्रेट कब कब अरेस्ट कर सकता है कि अगर मजिस्ट्रेट के सामने इसमें एग्जीक्यूटिव और जुडिशल दोनों मजिस्ट्रेट दे रखे हैं, कोई एग्जीक्यूटिव या जुडिशल मजिस्ट्रेट अपने ऑर्डर पे या खुद किसी को भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। और एनी टाइम डायरेक्ट द अरेस्ट इशू अ वारंट, तो वो वारंट भी इशू कर सकता है किसी के अरेस्ट के लिए। 45 में दे रखा है कि आर्म्ड फोर्सेस प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट, कि कोई भी आर्म्ड फोर्सेस का जो पर्सन है उसे अरेस्ट नहीं करा जाएगा इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी एक्सेप्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जब तक कंसेंट नहीं होगी तब तक किसी भी आर्म्ड फोर्सेस के पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। 46 में बता रखा है अरेस्ट हाउ मेड, कि अरेस्ट कैसे किया जाएगा। तो इसमें पहले में तो बता रखा है कि पुलिस को जो है टच और कन्फाइन करना पड़ेगा उस पर्सन को अनलेस सबमिशन टू कस्टडी, जब तक कि वो कस्टडी अपनी मतलब खुद वो क्या कहते हैं सरेंडर नहीं कर दे तब तक पुलिस वाला उसे कन्फाइन करेगा या टच करेगा। ठीक है। बाय वर्ड और एक्शन, तो उसे सबमिशन बाय वर्ड और एक्शन वो कर सकता है।
और अगर क्या कहते हैं कोई फीमेल है, फीमेल को अरेस्ट करना है, तो फीमेल पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेगी, मगर वो उसे टच नहीं करेगी वुमेन को। और अगर क्या कहते हैं कोई रेजिस्ट करता है या भागने की कोशिश करता है, तो कोई भी मतलब जितनी भी उसके पास ताकत है वो यूज़ कर सकता है, मगर इसमें डेथ उसकी कॉज नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब उसे रोक तो सकता है मगर उसकी डेथ कॉज नहीं कर सकता। और इसमें क्या कहते हैं एक क्लॉज दे रखा है, क्लॉज 4, कि सनसेट और सनराइज के बाद कोई भी वुमेन अरेस्ट नहीं करी जाएगी, और अगर अरेस्ट करना होगा तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास द्वारा एक रिटन रिपोर्ट ली जाएगी और फिर उसे अरेस्ट किया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 50 में आ जाते हैं अब डायरेक्ट। 49 में ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा कि जो भी उस पर्सन से मिलेगा उसको ये एक पर्ची दे देंगे पर्सन को, और बाद में उसे दे देंगे। अब आ जाते हैं आगे 50 में। पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड राइट टू बेल। तो जो भी पर्सन अरेस्ट किया जाएगा, पुलिस ने जो भी अरेस्ट किया जाएगा विदाउट वारंट पर्सन जो है उसे पूरे पर्टिकुलर्स बताए जाएंगे उसके ऑफेंस के, और किन किन ग्राउंडों पे उसे अरेस्ट किया जा रहा है वो उसे ग्राउंड बताए जाएंगे। और उसे ये भी बताया जाएगा कि वो बेल पे रिलीज़ हो सकता है या नहीं हो सकता, और श्योरिटीज़ वो अरेंज करे या ना करे। सेक्शन 51 है सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, कि पर्सन जो है पुलिस ऑफिसर या पर्सन जो अरेस्ट किया गया है वो पुलिस ऑफिसर या प्राइवेट पर्सन द्वारा विदाउट वारंट उस पर्सन को सर्च कर सकता है, और सर्च करने के बाद उसके पास से जो भी आर्टिकल मिलता है तो उस आर्टिकल को रख के और एक पर्ची बना के उस पर्सन को दे देगा वो। और अगर क्या कहते हैं इन केस ऑफ फीमेल, तो फीमेल द्वारा वो सर्च किया जाएगा विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड्स ऑफ डिसेंसी। सेक्शन 52 में आते हैं पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स। तो इसमें क्या कहते हैं पुलिस ऑफिसर कोई भी ऑफेंसिव वेपन सीज कर सकता है और डिलीवर करेगा फिर वो ऑफेंसिव वेपन कोर्ट को, या फिर उस ऑफिसर को जो कि उसे अरेस्ट कर रहा है, जिसने उस पर्सन को अरेस्ट किया था। 53 में आते हैं एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड, बड़ा सेक्शन है। एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। तो इसमें है एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर पहली बात तो, और एग्जामिनेशन किया जा रहा है एक्यूज्ड का। तो इसमें अगर रीजनेबल ग्राउंड है पुलिस ऑफिसर के पास कि कोई भी एग्जामिनेशन से एविडेंस मिल जाएगा, तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे, जो कि सब एसआई से छोटा नहीं होना चाहिए, तो वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एग्जामिनेशन करेगा। और एन एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड रीजनेबली नेसेसरी टू असर्टेन फैक्ट विच में अफोर्ड सच एविडेंस। तो अगर कोई पर्सन जो अरेस्ट किया गया है उसको उसको मतलब एग्जामिनेशन करना, और वो एग्जामिनेशन नहीं करवाना चाह रहा है अपनी, तो पुलिस ऑफिसर रीजनेबल फोर्स अप्लाई कर सकता है। और इसमें सेकंड में दे रखा है कि अगर फीमेल को एग्जामिन करना है तो फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगी। एक्सप्लेनेशन में हमें दे रखा है एग्जामिनेशन क्या होता है। तो एग्जामिनेशन में होगा ब्लड का एग्जामिनेशन, ब्लड स्टेन का, सीमेन का, स्वैब ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, स्पूटम, स्वेट, हेयर, नेल्स और डीएनए। और बी में हमें बता रखा है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होगा, जिसके पास मेडिकल क्वालिफिकेशन होगी 2H इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के हिसाब से। ठीक है, 53A एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप। तो इसमें रेप के एक्यूज का एग्जामिनेशन दे रखा है। तो पर्सन अरेस्टेड एक्यूज्ड ऑफ रेप एंड देयर रीजनेबल ग्राउंड फॉर एग्जामिनेशन दैट दिस पर्सन विल अफोर्ड एविडेंस, कि ये पर्सन जो है एविडेंस दे सकता है इसके एग्जामिनेशन पे, तो उसे क्या कहते हैं उसका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। और एग्जामिनेशन जो लिया जाएगा वो मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा लिया जाएगा जो कि किसी हॉस्पिटल में एम्प्लॉयड है, और
इन एब्सेंस ऑफ प्रैक्टिशनर, अगर क्या कहते हैं प्रैक्टिशनर नहीं है तो कोई अदर जो होगा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर उसके उसके द्वारा लिया जाएगा, और ये भी पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे लिया जाएगा, जो कि एसआई से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है दोनों 53 और 53 है। और इसमें जो है जब प्रैक्टिशनर जो है ये जब एग्ज़ामिनेशन लेगा तो उसे रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। रिपोर्ट में होगा नेम और एड्रेस होगा उस पर्सन का, और जो पर्सन उसे अरेस्ट करके लाया वो उसकी एज होगी, कोई इंजरी के मार्क्स होंगे तो वो, जो मटेरियल लिया गया या डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए जो मटेरियल लिया गया या कोई अदर मटेरियल लिया गया वो सब उसमें लिखा जाएगा, और सारे रीजंस उसमें लिखे जाएंगे, और कंक्लूज़न जो है उसमें एक बनाया जाएगा, और टाइम लिखा जाएगा उसमें कि कब एग्ज़ामिनेशन शुरू हुआ और कब वो एग्ज़ामिनेशन ख़त्म हुआ। और प्रैक्टिशनर जो है उस रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को फॉरवर्ड करेगा, जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेगा। सेक्शन 54 में आ जाते हैं, जो कि मैंडेटरी प्रोविज़न है, इसमें ये दे रखे हैं। सेक्शन 54 जो है मैंडेटरी प्रोविज़न है, जो कि एग्ज़ामिनेशन होता है अरेस्टेड पर्सन का मेडिकल ऑफिसर द्वारा। इसमें जो भी पर्सन अरेस्ट किया जाएगा वो मेडिकल ऑफिसर में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा क्या कहते हैं एग्ज़ामिन किया जाएगा। अगर वो अवेलेबल नहीं होता है तो किसी और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा किया जाएगा, और अगर फ़ीमेल का एग्ज़ामिनेशन करना है तो फीमेल मेडिकल ऑफिसर होगी, और अगर फीमेल अवेलेबल नहीं है तो कोई और रजिस्टर्ड फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर होगी। ठीक है, इसमें और एग्ज़ामिनेशन जो है प्रिपेयर रिकॉर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशन के रिकॉर्ड किए जाएंगे, जिसमें कि कोई इंजरी या मार्क्स या वायलेंस, अगर कोई इंजरीज है जो भी, या मार्क्स है वायलेंस की या किसी भी प्रकार द्वारा, वो सब लिखी जाएंगी, और उसकी एक कॉपी जो है उस पर्सन को दी जाएगी जो अरेस्टेड पर्सन है, या फिर उस अरेस्टेड पर्सन द्वारा जो भी कोई नॉमिनेटेड पर्सन है उसे वो कॉपी दी जाएगी। 54 में आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड, इसमें जो है आइडेंटिफिकेशन की जाएगी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, जो कि सेक्शन 9 इंडियन एविडेंस एक्ट में 1872, और इसमें वॉइस आइडेंटिफिकेशन भी होता है कि आवाज़ से भी पहचान सकते हैं। अब आते हैं 56 पे। 56 है पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट। तो इसमें 24 घंटे के अंदर अंदर जो पर्सन अरेस्ट किया गया है उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। नहीं, ये 57 में दे रखा है। तो जो भी पहले पर्सन अरेस्ट किया गया उसे मजिस्ट्रेट या ऑफिसर इंचार्ज के सामने पेश करना पड़ेगा, और 57 में दे रखा है कि जो भी पर्सन है वो 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन नहीं किया जा सकता, उसे 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। और इसमें जो है जर्नी का टाइम, जो जर्नी हुई पुलिस स्टेशन से और उसे मजिस्ट्रेट तक पहुंचाने में, वो टाइम हटा के माना जाएगा। सेक्शन 59 में आ जाते हैं, पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशंस। सेक्शन 58, पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन। तो पुलिस ऑफिसर जो होगा वो डीएम को रिपोर्ट करेगा जितने भी केस हुए विदाउट अरेस्ट विदाउट वारंट के। ठीक है, 60 में हमें दे रखा पावर ऑन एस्केप टू परस्यू एंड रीटेक। तो अगर कोई पर्सन जो है लॉफुल कस्टडी से भाग रहा है तो पुलिस ऑफिसर उसे इमीडिएटली परस्यू करेगा पूरे इंडिया में कहीं भी। 61 पे आ जाते हैं अब, अरेस्ट समन्स। तो इसमें पहले 61 में दे रखा है फॉर्म ऑफ समन। तो समन किस किस प्रकार के होंगे? तो समन जो होंगे हमेशा राइटिंग में होंगे, डुप्लीकेट जो होंगे उसके साइन किए जाएंगे प्रेसिडिंग ऑफिसर द्वारा, और कोर्ट की सील होगी उन पे लगी हुई। सेक्शन 62 में है समन हाउ सर्व्ड। तो जो सारे समन होंगे वो पुलिस ऑफिसर द्वारा समन जो है सर्व किए जाएंगे, और अगर पॉसिबल है तो पर्सनली पर्सन को भी सर्व किए जा सकते हैं, और जिसको भी वो सर्व किए जाएंगे तो उसकी रिसीप्ट पे जो है सर्विंग ऑफिसर डुप्लीकेट पे साइन कर देगा। सेक्शन 363 में आते हैं सर्विस ऑफ समन ऑन कॉरपोरेट बॉडीज़ एंड सोसाइटी।
तो कॉरपोरेट बॉडी और सोसाइटी पे कैसे समन सर्व किए जाएंगे कि उसके जो लोकल मैनेजर या प्रिंसिपल ऑफिसर है उसे बाय पोस्ट एड्रेस कर दिए जाएंगे, या फिर चीफ ऑफिसर जो है कॉरपोरेशन का उसे वो दे दिए जाएंगे, बाय पोस्ट उसे रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा उसे भेज दिए जाएंगे। कॉरपोरेशन का इसमें जो मतलब बता रखा है वो सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, इसमें वो है जो भी सोसाइटी रजिस्टर की गई हैं उन्हें कॉरपोरेशन या इनकॉर्पोरेटेड कंपनी बताया गया है। सेक्शन 64 में आ जाते हैं। सर्विस व्हेन पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड। तो जिसे भी समन किया गया है वो जब पर्सन नहीं मिला, पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड, समन बी सर्व्ड बाय लीविंग वन ऑफ डुप्लीकेट विद सम अडल्ट मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली। तो इसमें मेल मेंबर को दे दिए जाएंगे अगर वो पर्सन नहीं मिलता है तो। और जो है इसमें एक्सप्लेनेशन में बता रखा है कि सर्वेंट जो है मेंबर नहीं होता है फैमिली का। 65 में आ जाते हैं। प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी अफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। तो इसमें समन कैन नॉट बी सर्व्ड अंडर सेक्शन 62, 63, 64। देन सर्विंग ऑफिसर शैल अफिक्स वन ऑफ डुप्लीकेट ऑफ समन टू सम कंस्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस। तो अगर इसमें बता रखा है कि समन जो है 62, 63 और 64 द्वारा नहीं सर्व हो पाए तो जो पुलिस ऑफिसर है वो उसकी डुप्लीकेट लगा जाएगा घर पे, और या फिर जहाँ पे वो पर्सन रहता है या फिर जहाँ पे वो बिजनेस करता है वहाँ पे उसकी डुप्लीकेट वो पुलिस ऑफिसर लगा जाएगा और वो ड्यूली सर्व्ड माने जाएंगे। सेक्शन 66 में आता है सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। तो गवर्नमेंट सर्वेंट को कैसे दिए जाएंगे समन कि उसके जो जिसमें वो काम करता है, जहाँ पे भी वो एम्प्लॉय है, उसके हेड को वो दे दिए जाएंगे, और जब वो हेड उसे सर्व करेगा तो उसके पीछे वो साइन करके उसे दे देगा। सेक्शन 69 में आ जाते हैं डायरेक्ट। सर्विस ऑफ समन ऑन विटनेस बाय पोस्ट। तो इसे विटनेस को दिए जा रहे हैं समन बाय पोस्ट। तो इसमें कोर्ट जो है सर्विस को समन को इशू करेगी विटनेस को, और जो कि सर्व किए जाएंगे रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा जहाँ पे भी वो रहता है या फिर वो अपना बिजनेस करता है। और अगर विटनेस क्या कहते हैं डिलीवरी लेने से मना कर देता है तो पोस्टल एम्प्लॉय उसे जैसे अगर कोई मान लीजिए पोस्टल एम्प्लॉय देने गया है उसे समन विटनेस को, और विटनेस ने क्या कहते हैं मना कर दिया डिलीवरी लेने से उस समन की, तो कोर्ट ने जो वारंट इशू करे हैं वो उसे डिक्लेयर मान लेगी कि ये ड्यूली सर्व्ड है। ठीक है। सेक्शन 70 में आ जाते हैं वारंट ऑफ अरेस्ट। तो इसमें वारंट ऑफ अरेस्ट में पहले तो दे रखा है सेक्शन 70 फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन। तो इसमें ड्यूरेशन क्या होगी और किस तरीके का होगा वारंट ऑफ अरेस्ट। तो वारंट ऑफ अरेस्ट जो होगा वो कोर्ट द्वारा होगा, राइटिंग में होगा, साइंड होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा, और कोर्ट की सील बियर करेगा वो, उस पर कोर्ट की सील होनी चाहिए। और वारंट जो है तब तक फोर्स में रहता है जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता या फिर वो कोर्ट द्वारा कैंसिल नहीं हो जाता। सेक्शन 71 में आ जाते हैं पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। तो कोर्ट इशूइंग वारंट ऑफ अरेस्ट इन इट्स डिक्रीशन that if such person executed a bond with sufficient sureties for which attendance before court at the specified time। तो इसमें जो है कोर्ट इशू जो वारंट करेगी वो उसमें क्या कहते हैं उसे बताएगी कि जो पर्सन जो है उसे कौन कौन से बॉन्ड और सफिशिएंट सिक्योरिटी देनी है, और उस सफिशिएंट सिक्योरिटी और बॉन्ड भरने के बाद वो पर्सन कस्टडी से रिलीज़ कर दिया जाएगा। और इसमें 73 में हमें बता रखा है वारंट में भी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। तो CJM और जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास किसी भी पर्सन के खिलाफ वारंट निकाल सकते हैं जो कि एक एक्सकेप्ड कॉन्विक्ट है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, या फिर एक्यूज्ड है नॉन बेलेबल ऑफेंस का, या फिर अरेस्ट से भाग रहा है। सेक्शन 75 नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। इसमें हमें दे रखा पुलिस ऑफिसर जो वारंट एग्जीक्यूट कर रहा है वो नोटिफाई करेगा उस पर्सन को कि उस वारंट में क्या लिखा हुआ है वो, और वो किस ग्राउंड पे उसे अरेस्ट कर रहा है। सेक्शन 77 वेयर वारंट में भी एग्जीक्यूटेड।
अ वारंट ऑफ एग्जीक्यूटेड इन एनी प्लेस इन इंडिया, के पूरे भारत में वारंट जो है कहीं भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। सेक्शन 78 में आते हैं वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन। तो आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन में कैसे वारंट होगा कि अगर कोई व्हेन वारंट टू बी एग्जीक्यूटेड आउटसाइड लोकल ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट, तो कोर्ट जो है अगर आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन कोई वारंट एग्जीक्यूट करवाना है तो वो पुलिस ऑफिसर की जगह वो उस जगह के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को वो या डीएसपी को या कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफिसर को दे देगी, और वो डीएसपी कमिश्नर पुलिस ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उस वारंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है। सेक्शन 80 प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम वारंट इशू। तो जिसके खिलाफ जो है वारंट इशू किया गया है उसका अरेस्ट कैसे होगा। व्हेन वारंट ऑफ अरेस्ट इज एग्जीक्यूटेड आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट इन विच इट वाज इशूड, पर्सन अरेस्टेड अनलेस द कोर्ट विच इशूड द वारंट इज विद इन 30 किलोमीटर ऑफ अरेस्ट। तो इसमें बता रखा है कि अगर 30 की जहाँ पे कोई पर्सन वारंट द्वारा अरेस्ट किया गया है और वो 30 किलोमीटर के अंदर अंदर है तो उसी कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। अगर 30 किलोमीटर के बाहर है तो कोई जो भी नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा, डीएसपी होगा या कमिश्नर होगा पुलिस का, उसके पास कर दिया जाएगा, या फिर जब तक उससे सिक्योरिटी नहीं ले ली गई है तब तक उसे उसे मतलब पेश नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो, अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका धन्यवाद बहुत बहुत, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।